The new topic that I've come up with is School of Management Thought. Whenever you are studying management, you're a student of commerce, you should know the four school of management thought. सबसे पहला जो कि आया था, जो कि हिस्टोरिकल अप्रोच है, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट है, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल अप्रोच. द ओल्डेस्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज इसमें हेनरी फ्योन और टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, जो कि एग्जाम में चाहे यूजीसी नेट को या आपके जो भी ईयरली या सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें तो आता ही है. सेकेंड इज न्यू क्लासिकल अप्रोच, जो कि एक एडवांस्ड लेवल है ऑफ क्लासिकल अप्रोच. थर्ड इज द सिस्टम्स अप्रोच. And last one, which is a contemporary approach, also a contemporary approach like systems approach, is contingency approach. अब ये दो जो अप्रोच हैं ये मॉडर्न अप्रोचेस हैं, और क्लासिकल और न्यू क्लासिकल अप्रोचेस हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं. हम क्लासिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 अप्रोचेस हैं. ब्यूरोक्रेसी गिवन बाय मैक्स वेबर, who is also called as the father of bureaucracy, scientific management and administrative management. साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं हमारे फेडरिक विंसलॉ टेलर, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के हमारे फादर हैं, विच इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कौन है फादर किस मैनेजमेंट का. तो हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जो मैक्स वेबर ने अप्रोच दिया है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट है, उसमें 6 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए. सबसे पहला जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर. ये आगे भी आप पढ़ेंगे. डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें जॉब्स होती हैं, उस जॉब्स में टास्क होते हैं, और वो जो टास्क है डिफाइंड है. ठीक है. अगर हमारे पास 2 लेबर हैं, ए और बी, और उनको फॉर एग्जाम्पल आयरन रॉड जो है वो मैन्युफैक्चर करनी है 10 यूनिट्स, सो दे विल हैव दिस थिंग इन द माइंड कि उनका गोल है 10 यूनिट्स को उनको प्रिपेयर करना है, उनको उसको मैन्युफैक्चर करना है. सो यहाँ क्या होती है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, जॉब जो होती है वो डिफाइंड होती है, और इस तरीके से लेबर को डिवाइड किया जाता है. ब्यूरोक्रेसी का सेकेंड प्रिंसिपल है रूल्स एंड रेगुलेशंस. यहाँ पे जो जॉब होल्डर्स होते हैं उनको पता होता है कि उनकी राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी कहाँ लाई करती हैं. अब इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जब आपको पता है कि आपकी राइट्स, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. सो इसका ये एक एडवांटेज है. नेक्स्ट इज अथॉरिटी. अथॉरिटी जब भी हम बात करते हैं तो अथॉरिटी से एक वर्ड आता है डेलीगेशन. नाउ व्हाट इज डेलीगेशन? फॉर एग्जांपल एक ए है जो कि कंपनी का हेड है, और बी है जो उसके नीचे काम करता है, वर्कर है, या फिर कोई मैनेजर है. अब हेड के पास बहुत सारा काम है, तो वो चाहता है कि मैनेजर कुछ काम बांट ले, कुछ उसको असाइन कर दिया जाए. तो वो ऐसे असाइन नहीं होता है. आपको हमेशा अथॉरिटी, द राइट टू टेक डिसीजन, द राइट टू मेक डिसीजंस जो होते हैं उसको डेलीगेट करना पड़ता है. उसे क्या कहते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. सो डेलीगेशन एक हर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, एंड इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज टेक्निकल कॉम्पिटेंस. ब्यूरोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी necessities हैं for a job, that each and every job holder should have the technical competence. उनके पास skills, knowledge and abilities होनी चाहिए, which is also called as KSAs. The next is record keeping. Everything has to be kept in a draft form, जो भी recording है, and it in a final form. तो ये इसका another feature है bureaucracy. And last is impersonal relation. यहाँ पे सिर्फ formal relation है,
कोई भी इंफॉर्मल रिलेशन की जगह नहीं है। सो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा अप्रोच है जो थोड़ा रिजिड माना जाता है, जो कि आज लागू नहीं करता है। वाई? बिकॉज इनफॉर्मल जो रिलेशन होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जिससे कि एक प्रॉपर एक हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट होता है, जिसे हम वर्क प्लेस हैप्पीनेस भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च का, जिस पे आजकल रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं। जो कि क्लासिकल अप्रोच में ही आता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके फादर कौन है? F.W. टेलर। अब F.W. टेलर ने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए। Frederick Winslow Taylor was born in 1956, sorry, he was born in 1956 and died on 1915. He was actually an engineer. अब वो एक इंजीनियर थे, तो उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आप चीज अपने मैनेजमेंट में कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, तो वो साइंटिफिक होनी चाहिए। कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं, आपको कुछ भी गेस नहीं करना है, सब कुछ एक का एक साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। दूसरी चीज, हार्मनी में मिल बांट के काम करें। लड़ाइयाँ, जो कि जैसे ट्रेड यूनियंस होती हैं, मैनेजमेंट वर्कर में लड़ाई होती है, वर्कर्स में लड़ाई हो जाती है, मैनेजर्स में लड़ाई हो जाती है। सो दीज कॉन्फ्लिक्ट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, अगर कभी भी आप जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो साइंटिफिक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो भी एम्प्लॉय कर रहे हैं आप अपने वर्कर्स को, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन, उनका क्राइटेरिया सही होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को, फेडरिक विंसलॉ टेलर एक इंजीनियर थे, ठीक है, तो उनका मेन फोकस था कि अगर कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को मिल बांट के काम करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। अगर कोई भी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स है, उसको मैनेजमेंट को सुनना चाहिए और उसके लिए उसको इश्यूज को एड्रेस भी करना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। हर किसी वर्कर को ये सोचना चाहिए कि अगर उसको 100 यूनिट्स का टारगेट है तो वो 100 यूनिट्स ही बनाए, वो अंडर रिस्ट्रिक्टेड यूनिट्स ना बनाए। लास्ट है कॉपरेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सबको मिल बांट के काम करना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा हार्मोनी और डिस्कॉर्ड में, इंडिविजुअल इंडिविजुअल गोल्स की तरफ ना जाए। हमेशा ये बोला जाता है मैनेजमेंट में कि पहले अपने ग्रुप गोल्स जो हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल से पहले आप उसको फुलफिल करें, फिर अपने पर्सनल गोल्स की तरफ आप मूव ऑन करें। Now the next theory is the administrative theory, one of the most important theories, because यहाँ पे हेनरी फ्योल ने अपनी बुक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी विद द नेम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। अभी 14 प्रिंसिपल्स किसी भी फॉर्म में आ जाते हैं। तो सबसे पहला आपने जो पुराना पहले अभी पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है कि दे शुड बी प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क अमंग द वर्कर्स, अमंग द जो भी एम्प्लॉयज है। सो देखो ईच एंड एवरीबॉडी नोज कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया गया है। दूसरी चीज, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी हेड, कोई भी सुपीरियर अपने जूनियर को अगर कोई भी टास्क असाइन कर रहा है, तो वो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है, तो दैट पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। ठीक है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है तो प्रॉपर फेयर एंड क्लियर एग्रीमेंट्स होना चाहिए, गुड सुपरविजन होना चाहिए और जुडिशियस यूज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। देन यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए बॉस है, ठीक है, और उसके अंडर 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, बी और सी। अगर ये ए इन दोनों को ऑर्डर देगा तो ये दोनों अपना काम अच्छे से कर लेंगे। यहीं पे एक और बॉस आ जाएगा नेम एक्स, और वो इन दोनों को भी ऑर्डर दे रहा है, बी और सी को। तो बी और सी तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ए की बात माने एक्स की बात माने। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सबका एक बॉस होना चाहिए और एक ही कमांड होना चाहिए।
ओके। अब जैसे नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी यही कहता है, डायरेक्शन ये कहता है कि अगर हमारा कंपनी का गोल है कि हमें 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है, तो हमें 100 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, उसी डायरेक्शन में सबको जाना चाहिए। अगर कोई भी उस गोल से भटक रहा है, उस डायरेक्शन से, अपने जो भी उसका गोल है कंपनी का, उससे भटक रहा है, तो वो हो जाएगा वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक गोल की तरफ जाओ और एक बॉस होना चाहिए। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या कहता है कि आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम ना करें, पहले जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करें। जो कंपनी में जिसका कंपनी का बेनिफिट होगा, पहले उसका काम करें, फिर अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम करें। सो पहले प्रोफेशनल लाइफ, फिर पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या कहता है कि सब जितने भी फॉर एग्जाम्पल काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉयज है, 10 एम्प्लॉयज को उनके जॉब क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं मैनेजमेंट में, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जो हमने डेलीगेशन पढ़ा था, डेलीगेशन क्या होता है, अथॉरिटी ए से बी में जा रही है, तो ये हो गया डेलीगेशन। अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाए, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्योल ने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं है, हमें एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी चाहिए कि हमारा पावर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ना हो, इंडिविजुअल। तो हमेशा याद रखो, जब इंडिविजुअल के लिए आप बात करोगे, जैसे ए कोई बंदा है, वो बी को अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है, तो उसे डेलीगेशन कहते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या कहता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा मैनेजमेंट में, वो ये कहता है कि हमेशा जो अथॉरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। ए ने बी को दिया, बी ने सी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक ए ने अगर एक्स को भी दिया, वाई को भी दिया, जेड को भी दिया, तो यहाँ पे एक डिसीजन पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर ए को डी से बात करनी है, ठीक है, तो पहले उसको बी से परमिशन लेनी पड़ेगी, सी से लेनी पड़ेगी, ठीक है। ए को जेड से बात करनी है, तो एक्स लेनी पड़ेगी। अब क्या होता है, कभी कभी डी को वाई से बात करनी है, कोई काम है उसको, दूसरे डिपार्टमेंट का है वाई। ये फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के सी एम्प्लॉय को वाई एम्प्लॉय के फाइनेंस से बात करनी है, ठीक है। तो वो पहले ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, ए पे जाएगा, ये पहले एक्स पे जाएगा, फिर ए पे जाएगा, तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो गैंग प्लान क्या कहता है, डायरेक्ट ये इससे बात कर सके, डायरेक्ट ये इससे बात कर सके, सब एक दूसरे से बात कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, गैंग प्लान। ओके। नाउ नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर ये कहता है, ऑर्डर इक्विटी। ऑर्डर में ये है कि हर चीज एक प्रॉपर प्लेस पे होती है, लाइक प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एज एट इट्स प्लेस का, ये जो हमारा लाइंस हैं वो इस पे लागू होती है, इस पे वैलिड रहती है कि हर चीज की एक जगह है और हर जगह पे जो भी बंदा है वो काम कर रहा है, तो हर प्रॉपरली एक अगर हर चीज ऑर्डर में रहती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की है एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है, इक्विटी ये कहता है कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दो। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर जेंडर। बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ हमको प्रमोशन नहीं मिलता है बिकॉज दे आर मदर्स और दे वुमेन एंड दे हैव देयर ओन, मतलब पर्सनल, उनका थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है फैमिली में। तो ये बातें होती हैं, बट ऐसा होता नहीं बिकॉज बहुत मैनेजर पोजीशंस पे वुमेन बैठी हैं। तो ये बोलते, ये कितना पुराना है, 1949 से हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि इक्विटी दो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या है, जॉब सिक्योरिटी। हर कोई चाहता है कि हमारी सिक्योर जॉब हो, हमें कभी भी ले ऑफ ना करते, कभी भी ना निकालें। इनिशिएटिव क्या कहता है, वर्कर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि डेमोक्रेसी इन ऑर्गेनाइजेशन है, कि हर किसी को अपनी वॉइस रखने का हक होना चाहिए। एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स है कि हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, सब लोगों को मिल बांट के काम करना चाहिए। तो ये एक इसको हम एक और नाम से जानते हैं, यूनिटी ऑफ एफर्ट। सबके मिल बांट के यूनिटी ऑफ एफर्ट जब रहेंगे, एक और एक 11, वही चीज है, तभी आप अपना जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफिल।
I hope you have understood it, and it is really really important. हेनरी के फ्योल के प्रिंसिपल्स हमेशा आते हैं.